हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्या? समास। तो समास जो होता है वो किसी भी क्लास के बच्चे जैसे 6, 7, 8, 9, 10 या किसी भी चीज की हम लोग तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं समास पहचानने के। या 9th 10th में भी ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको वाक्य दिया होता है और शब्द दिया होता है, उस शब्द से आपको पहचानना होता है कौन सा समास है। तो देखो, डिफिनीशन हमें आज नहीं रटना, क्योंकि डिफिनीशन रटने से हमारा काम नहीं चले। तो हम आज आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, यानी कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे हम बहुत आसानी से कोई भी समास पूछा जाएगा तो हम उसे बता सकते हैं कि कौन सा समास होगा, या हम आसानी से बस कुछ सेकंडों में तुरंत जान जाएंगे कौन सा समास होगा। तो आज जो देखते हैं समास के बारे में। तो सबसे पहले समास। तो समास में समास होते कितने हैं? अब हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए कभी हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि बताओ जो समास है वो कितने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर सोचने लगते हैं या सोचते भी हैं तो 1, 2, 3 का नाम बताते हैं, फिर धीरे बहुत देर तक सोचते हैं, फिर अगले का नाम बताते हैं। तो आज हम आपको एक शब्द बताएंगे जिस शब्द से आप बहुत आसानी से पूरे समास के नाम याद कर लेंगे एक बार में, और आपको पूरे समास पता हो जाएंगे कि नहीं समास इतने होते हैं। तो वो शब्द क्या है? तो वो शब्द है ध्वनि। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अब तक। तो ये ट्रिक क्या है? ध्वनि अब तक, ये एक ट्रिक है। तो इसे हमने तो ये लिख दिया, अब आपको प्रूफ भी करके देखो कैसे। आपने अपने मन में सोचो ध्वनि अब तक, अब आगे बताना है किसी को, तो कैसे बताओगे? लिखोगे द्वंद। तो द्वंद हुआ, तो द्वंद से क्या हो जाएगा? द्वंद। यही तो समास पढ़ते हो ना आप, सबसे पहला क्या होता है? द्वंद। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो? दी। देखो द्वंद हो फिर दी पढ़ोगे, दी से क्या हो जाएगा? दिगु। उसके बाद आ, तो आ से हम क्या पढ़ेंगे? अव्यय भाव। तो आ से क्या हो गया? अव्यय भाव समास। यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? द्वंद। तो द्वंद से क्या हो गया? द्वंद समास हो गया। उसके बाद हमारा दी से हो गया द्विगु समास, और अव्यय भाव आ से क्या हो गया? अव्यय भाव समास। उसके बाद क्या है? बा। तो बा से क्या हो जाएगा बच्चों? बहु ब्रीहि समास। तो बा से क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। अब हमने इतना किया, अब उसके बाद क्या है? ता। तो ता से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास। उसके बाद का, तो का से क्या हो गया? कर्म धारय, कर्म धारय समास। तो इस तरीके से हमने एक इस शब्द से पूरे समास को समझ लिया। यानी यदि अब हमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ समास कितने प्रकार के, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमें अपने माइंड में सोचना है द्वंद्व अब तक। तो द्वंद्व यानी द्वंद्व से द्वंद्व हो गया, यानी द्वंद्व समास। दिग, तो दी से द्विगु समास हो गया। फिर उसके बाद आ, तो आ से हो गया अव्यय भाव समास। बा से हो गया बहुब्रीहि समास। ता से हो गया तत्पुरुष समास। का से हो गया कर्मधारय समास। तो इस तरीके से हमने समास के ये ट्रिक्स समझी, यानी केवल अभी हमने भेद समझा, यानी समास है कितने प्रकार, उनके नाम हमें कैसे याद रखने, तो इस ट्रिक से हमें समास के नाम याद रखने। अब उसके बाद बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने जैसे पहले लिखा है द्वंद्व समास। क्या लिखा है? द्वंद्व। तो अब हमें कैसे किसी शब्द को देखना है, हम कैसे देख के बता सकते हैं कि द्वंद्व समास होगा? तो सिंपल सा तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आप इसको जैसे क्या बोलते हो? परिपाई। एक्चुअली परिपाई नहीं होती, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। तो किन दो शब्दों के बीच में, जब शब्द मैं लिखो उनके बीच में यदि ये योजक चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो? योजक चिन्ह। और जब उन दो शब्दों को अलग अलग किया जाए तो बीच में हमें और मिलनी, यानी और शब्द आ जाए। जैसे आप लोगों को बताते हैं, इसे लिखा हो लेन देन। ठीक है, लेन देन। तो यहाँ पर देखो लेन है, बीच में योजक शब्द है, फिर देन लिखा है।
तो ये क्या हो गया, लेन और देन, दोनों को अलग कर दो, विग्रह कर दो। तो जब विग्रह करोगे तो जब दोनों को विग्रह करने पर हमें और मिल रहा है ना, लेन और देन, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। कौन सा हुआ, द्वंद्व। अब जैसे हम लोग बोलते हैं, कहीं पे लिखा होगा दाल और लिखा हो रोटी, तो ऐसे ही तो लिखा होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो देखो बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। और जब दोनों को अलग करेंगे तो दाल और रोटी, तो क्या होगा, दाल और रोटी। हमें और भी मिल रहा है, यानी हमें बस समझना है कि यदि योजक चिन्ह लगा हो और दोनों को विग्रह किया जाए और हमें और शब्द मिले, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। एक छोटा सा अपवाद होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो कक्षाओं में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं ना, तो वैसे इसमें एक अपवाद, यानी एक बात है। अब आपको मैंने योजक चिन्ह तो बोल दिया, अब आप सोचोगे मैम ने योजक चिन्ह बताया था, तो जहां योजक दिख जाए तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है कि यदि कोई शब्द दो बार रिपीटेड हो, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई शब्द हम जब दो बार लिखते हैं तो भी योजक चिन्ह लिखते हैं। जैसे लिखा मैंने धीरे धीरे, ठीक। अब देखो इसमें भी तो योजक चिन्ह आ रहा है ना बीच में, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, योजक चिन्ह। तो जब योजक चिन्ह आ तो रहा है लेकिन शब्द रिपीट हो रहा है, धीरे धीरे, अलग अलग शब्द नहीं है, तो इसके बीच में जब हम करेंगे तो और नहीं आएगा। तो जब ऐसा है तो वहां पर हमारा अव्ययभाव समास होगा, यानी जब कोई शब्द दो बार रिपीट हो और योजक चिन्ह हो तो अव्ययभाव होगा। अदरवाइज हमें ये याद रखना है, यदि कोई शब्द आया हो उसके बीच में योजक चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो और तो आना ही आना है, तो योजक चिन्ह हो तो और अर्थ निकले तो वहां पर हमारा द्वंद्व होता है। मैंने किसके बारे में बात की, द्वंद्व समास के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, द्विगु समास। तो अब हम कौन सा समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। तो ये तो द्वंद्व हो गया, तो चलिए द्विगु समास से। तो द्विगु समास यो समास होता है जिसका जो पहला पद होता है, यानी जो पहला पद आया होगा वो संख्यावाचक हो, यानी वो संख्या होती है। जैसे क्या होती है, संख्या होती है। जैसे पहला पद संख्या कैसे होती है, जैसे हमने बोला चौराहा, ठीक है, हमने क्या बोला, चौराहा। तो यहाँ पर जो चौ आया, आगे तो रहा, तो यहाँ पर जो चौर आ रहा है वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक संख्या है। तो जब पहला पद संख्या बताएगा, यानी चौरा क्या, चार राहों को समूह, तो जब हमें संख्या बताए, पहला शब्द जो आया वो जो संख्या के बारे में बात करे तो द्विगु समास होता है। और जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, नौ ग्रह, तो हमने क्या बोला, नौ ग्रह। तो यहाँ पर जो नौ आया ये हमें किसके बारे में बता रहा है, संख्या के बारे में बता रहा है। तो जो संख्या के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब कौन सा है, द्विगु समास है, पहला पद संख्या बता रहा है। और जैसे दिया हो पंचवटी, क्या दिया हो, पंचवटी, तो यहाँ पर देखो जो पंच है ये भी तो हमें क्या बता रहा है, संख्या। तो हमें बच्चों याद रखना है, यदि पहला पद जो संख्या की बात करें तो हमारा द्विगु समास होता है, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब देखो मैंने आगे लिखा है अव्ययभाव समास। तो कौन सा समास समझना है हमें, अव्यय भाव। तो अब चलो हम लोग समझते हैं अव्यय भाव समास के बारे में। तो जब बच्चों अव्यय भाव समास होगा तो अव्यय भाव समास में उपसर्ग जुड़ा होता है। अब आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द की, यानी कोई हम वाक्य या शब्द लिख रहे हैं उसके आगे हम कुछ और शब्द जोड़ दें तो वो एक अर्थ व्यक्त करें, तो वहां पर हमारा उपसर्ग होता है। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो होते हैं जैसे किसी शब्द के लास्ट में जोड़ दिए जाते हैं शब्द, तो वो प्रत्यय होते हैं, ठीक। जैसे उपसर्ग, जैसे मैंने लिखा शक्ति, मैंने क्या लिखा, शक्ति। अगर मैं इसे में यथा ऐड कर दूं आगे तो क्या हो गया, यथा शक्ति। तो ये जो मैंने यथा जोड़ा ना, यही उपसर्ग है, यही क्या है, उपसर्ग। अब जैसे लिखो बच, अब बच में यदि हम पन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बचपन। तो मैंने लास्ट में जोड़ा ना, तो यदि पहले जुड़ जाए तो उपसर्ग होता है,
क्या होता है? उपसर्ग। अगर हम लास्ट में जोड़ दें तो वो प्रत्यय होता है। ठीक, तो आपने एक चीज और जान ली कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो जो पहले जुड़ता है उपसर्ग, जो बाद में जुड़ता है भाव व्यक्त करे वो प्रत्यय। क्योंकि 10th में बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से भी रिलेटेड वो विकल्पित क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि समास से रिलेटेड आते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय से भी आते हैं। लेकिन बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, वो विकल्पी होता है, बहुत इजी होता है, बस हमें समझना होता है। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। हमारा टॉपिक्स था अव्ययीभाव समास। तो मैंने अभी बताया अव्ययीभाव समास होता क्या। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ जाए वो हमारे अव्ययीभाव समास होता है। अब कैसे? जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, यथाशक्ति ना, तो देखो इन्हें शक्ति के आगे यथा जोड़ा ना, तो ये कौन सा समास है? हमारा अव्ययीभाव। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। और जैसे बच्चों ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए प्रतिदिन। ठीक है, तो इसमें जो प्रति है ये क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग। मैंने कहा प्रतिदिन, तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, और दिन हो गया, तो यानी यहाँ पे कौन सा समास हो गया? अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन यानी प्रति जुड़ा तो कौन सा हुआ? अव्ययीभाव समास। अब उसके बाद और आपको समझाते हैं, जैसे दिया हो भर पेट। अब आपसे कह दिया जाए इसमें ये बताओ कौन सा समास है, तो भर पेट। तो हम कैसे बताएंगे? देखो पेट तो एक खुद ही शब्द है, उसमें आगे क्या जोड़ा गया? भर जोड़ा गया, तो भर उपसर्ग हुआ ना, तो यहाँ पर जब भर जो है वो हमारा क्या है? उपसर्ग है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययीभाव। कौन सा है? ये वाला, यानी अव्ययीभाव समास। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है, यदि किसी शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। या सिंपल सी भाषा में सिंपल सी ट्रिक लिख लेंगे कि यदि जिन शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वहां अव्ययीभाव समास होता है। तो आपको द्वंद्व अव्यय समास में आएंगे, द्वंद्व में योजक चिन्ह बीच में आएगा, और योजक चिन्ह बीच में आने के साथ साथ हमें जब उनका विग्रह करेंगे तो और बताएगा, तो द्वंद्व होगा। और द्विगु में पहला शब्द संख्यावाचक होगा। अव्ययीभाव में जो पहले जुड़ा होगा, उपसर्ग आगे जुड़ा हो तो समझ जाना है कि वहां पर कौन सा होगा? अव्ययीभाव। अभी हमारे 3 समास बचे ना, उनको समझते हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि कैसे हमें और समास दिया होगा तो हम कैसे जान जाएंगे कि कौन सा समास है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? देखो बहुव्रीहि समास एक सिंपल सा तरीका है, इसमें हम देवी देवताओं के नाम, जैसे हमारे देवी देवता हैं या राक्षस हैं, इन सभी के नाम के जो शब्द होते हैं, यानी शब्द के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, यानी पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आए, यानी कोई पर्यायवाची शब्द हो उसके समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग हो। जैसे हम लोग बोलते हैं लंबोदर, तो लंबोदर बोलते किसको? गणेश जी को बोलते हैं। तो एक समूह यानी लंबोदर जो है वो एक पर्यायवाची शब्द के समूह के लिए। तो हमने क्या कहा कि ज्यादातर हमें इसमें क्या मिलता है? देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द। तो जब देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द के समूह के लिए तो वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे एज एग्जाम्पल समझते हैं लंबोदर, तो इसका अर्थ क्या हो गया? लंब है उदर जिसका, तो क्या हो जाएगा? लंबोदर। उसके बाद नेक्स्ट कह दिया जैसे दशानन, तो क्या हो गया? दशानन। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास है। मैंने भी कहा ना देवी देवताओं या जो भी हमारे राक्षस इन सभी की यानी धार्मिक प्रवृत्ति से रिलेटेड कोई भी देवी देवताओं या राक्षस की बात की जाए और पर्यायवाची शब्द के समूह के, तो वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तो चलो समझते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास को देखो कैसे हम बता सकते हैं, बहुत ही इजी।
आपने संबोधन कारक पढ़ा होगा, क्या होता है, का, की, के होते हैं ना। तो हमें बच्चों याद कौन कौन से शब्द रखने हैं? देखो इधर देखना है, का, की, के लिए, में, पर, से। ठीक, ये मैंने एकदम शॉर्ट कर लिखा, बट एक्चुअली आप अगर नोट करना चाहे तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने नोट्स में नोट कैसे करोगे। आप ये लिखोगे कि समास को अलग करने पर, समास को अलग करने पर बीच में का, की, के लिए, में, पर, से। समास को अलग करने पर का, की, के लिए, में, पर, से निकले, यानी जब हम समास को अलग करें तो उनके बीच में यानी इनमें से कोई शब्द यदि प्रयोग किया जाए तो एक सही अर्थ निकले, तो वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास। ये तो केवल एक डिफिनेशन टाइप हो गया। अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं ये ट्रिक काम कैसे करती है। जैसे कह दिया जाए आपको वन वाश, ठीक है, मैंने क्या लिया, वन वाश, तो इनको अलग करना है तो देखो वन को अलग करो, में लिखो वन में वास, तो देखो एक सही अर्थ निकल रहा है, वन में वास। तो जब वन में वास तो इसका मतलब कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए नेत्रहीन, नेत्रहीन, तो यहाँ पर देखो इनमें से कोई शब्द लेते हैं, नेत्र को और हीन को अलग कर दियो, का लेंगे, नेत्र का हीन, नेत्र की हीन, के लिए, नेत्र के लिए हीन, नेत्र में पर या पर लिख लो, से लिख लो, तो देखो से सही अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, नेत्र से हीन। तो गलत तो अर्थ हमें भाव मिल नहीं रहा और सही भी आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और जैसे एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, जैसे बच्चों दिया रंगमंच, क्या दिया है, रंगमंच। अब हम इसमें कैसे बताएंगे रंगमंच में, तो देखो रंग को अलग कर दो, हमने रंग को अलग कर दिया, उसके बाद का जोड़ो, रंग का मंच गलत है, रंग की मंच गलत है, रंग के लिए मंच, तो देखो सही अर्थ मिला ना। तो हमने क्या लगाया, के लिए मंच, तो रंग के लिए मंच, यानी यहाँ पर हमें एक भाव मिल रहा है, सही अर्थ भी मिल रहा है, रंग के लिए मन। तो मेरी ये ट्रिक आपको याद रखनी, क्या याद रखनी, इन शब्दों को यदि हम समास को अलग कर रहे हैं और बीच में इन शब्द का प्रयोग करें सही अर्थ व्यक्त हो जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है और बहुत आसानी से हम बता सकते हैं तत्पुरुष समास, क्योंकि आगे के क्लासों में हमें डिफिनीशंस नहीं रखनी होती, क्योंकि बच्चों अब डिफिनीशंस एग्जाम में नहीं पूछ जाती, और ये तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी हिंदी के यदि क्वेश्चन, हमारे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, तो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन यदि आ रहे हैं एग्जाम में तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत डीपली जब डिफिनीशंस को पढ़ते हैं, रटते हैं, तो वो हमारे माइंड से हो सकता है निकल जाए, लेकिन जब हम कुछ चीज को एकदम अजीब अलग ढंग से पढ़ते हैं, कुछ मजेदार ढंग से पढ़ते हैं, तो हमें याद रहती है। हमें पूरी डिफिनीशन रटाई जाए, पूरा पढ़ा जाए, तो अभी हम याद रखेंगे, 4 दिन याद रखेंगे, 5 दिन है, क्योंकि हमें एग्जाम में डिफिनीशन नहीं लिखनी, वहां हमें क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में वनवास आ जाए, उससे पूछा जाए ये तय वनवास में कौन सा समास, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब तो आपको पता है वन में वास तो कौन सा है, तत्पुरुष, तुरंत जान गए। नहीं तो पहले सोचोगे अरे सर ने ये डिफिनीशन लिखाई थी तत्पुरुष की, समझोगे, फिर उसका अर्थ निकालोगे, तो उतनी देर में आप कम से कम 3 से 4 मिनट अपने बर्बाद करोगे। लेकिन यदि इन शब्दों को याद रखोगे बहुत इजी तरीके से आप तुरंत समास पहचान जाओगे। तो हर क्लास के लिए या किसी के बच्चे के लिए तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने तत्पुरुष शब्द, अब सबसे लास्ट हमारा क्या है, कर्मधारय समास। तो चलो कर्मधारय समास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कर्मधारय में कौन सी ट्रिक लगेगी और हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो चलो देखते हैं और बताते हैं आपको कर्मधारय समास के बारे में। तो देखो कर्मधारय समास जो होगा तो उसके पहले एक सिंपल सी ट्रिक के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या है कि शब्द के दूसरे पद की, यानी जो शब्द लिखा होगा वो दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है।
शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताइए। देखो कैसे बताई जाएगी, यानी शब्द का दूसरा पद याद रखना, उसी की विशेषता बताना है। अब हम कैसे जानेंगे कि नहीं विशेषता बताना, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हमें कैसा या कैसे लगा के यूज करना है। क्या लगाना है, कैसा या कैसे। इन शब्द को बस बीच में लगा दीजिए और तुरंत हमें पता चल जाएगा विशेषता। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे कह दिया जाए नीलांबर, मैंने क्या कहा, नीलांबर, तो यहाँ पर एक्चुअली है क्या, नीलांबर लिखा ना। तो नीलांबर में हम कैसे जानेंगे कौन सा है, तो देखो नीलांबर, तो हमें इन्हीं शब्द का प्रयोग करना है। कैसा है अंबर, तो क्या बोलेंगे, देखो जैसे हमने इसको लगाया, तो जैसे हम कैसे देखें, कैसा अंबर, तो नीला अंबर, यानी दूसरे पद की तो विशेषता बताई ना उसने। दूसरा पद क्या है, अंबर, पहला क्या है, नीला, तो जब नीला अंबर है तो विशेषता तो बताई ना उसने, अंबर, तो कैसा अंबर यानी नीला, तो विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता, जैसे विशेषता होती है विशेषण बता। तो हम हिंदी में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं राम की गाय काली है, तो राम की गाय तो है बट उसकी विशेषता क्यों काली है, तो विशेषता बताई नहीं, क्वालिटी, किसी के गुण या दोषों को, उसमें नहीं है कि किसी की अच्छाई गिना हो तभी विशेषता, ये किसी की कोई कमी हो वो भी गिना सकते हो, वो भी तो उसकी क्वालिटी है ना। तो इसलिए इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजेक्टिव का, तो हमें याद रखना है, अभी हम खैर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें ये समझना है कैसा या कैसे लगा के हम तुरंत जान सकते हैं। जैसे मृग नयन, मृग नयन, तो कैसे है नयन, तो मृग है नयन ना, तो यहाँ पर यानी नयन जो है किसके समान है, मृग के समान। तो यहाँ पर देखो जो नयन है उसकी विशेषता बताई पहले से, तो जब दूसरे पद की विशेषता बताई जाए तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपने पूरे समास एक बार में देखे। तो आई होप आपको समास समझ में भी आए होंगे और आपको कोई बर्डन भी नहीं लगा होगा। क्यों, क्योंकि हम अगर आपको एक एक डिफिनीशन लिखाते समझाते तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता, बट हम यदि कोई अच्छी तरीके से ट्रिक से समझ लें तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आगे क्लास हमें ट्रिक केवल समझाना है नहीं, शब्द को देखकर पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके आपने आज समास सीखा। अगले की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलंकार समझाएंगे कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ, शब्द अलंकार के भेद भी और अर्थ अलंकार के। तो जितने भी हिंदी के आपको समझाएंगे सारी ट्रिक्स, उसमें ये नहीं है कि किसी लेवल का स्टूडेंट होगा, वो 6 क्लास का है, 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का, तो उसी को काम ले, किसी भी लेवल का होगा उसको सबको काम देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।